हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है आकाश मैथ्स। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं अथवा तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप मुझसे जुड़े रहें और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच कर दें। इससे आपको जो मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वो नोटिफिकेशन आपके जॉब के प्रति वो 2-4 कदम होंगे, ना कि नोटिफिकेशन होंगे। इसलिए आप जुड़े रहें। यहाँ पे मैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले या पूछे गए प्रश्नों को बड़े ही सरल ढंग से करना सिखाऊंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत कम समय में अधिकांश प्रश्नों को कर पाएंगे, जो आज के एग्जाम के पैटर्न को लेकर के बेहद ही जरूरी है। इसी पैटर्न मतलब जो अभी पैटर्न है वो आप सबको पता है कि सवालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और समय घटता जा रहा है, जिससे कुछ तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको सेकंडों में करना ही पड़ेगा और उससे आप समय बचाएंगे। जो समय बचाएंगे उन प्रश्नों से, उसे कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे समय देकर बनाना पड़ता है एग्जाम के प्रेशर की वजह से, वहां आप लगाएंगे। अतः आप जुड़े रहें और लाभ उठाएं। आज के इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में मैं बिहार एसएससी सीजीएल 3, जो सचिवालय सहायक के नाम से ही बिहार में जाना जाता है, उसके 23 और 24 दिसंबर को एग्जाम हुई थी 3 शिफ्टों में, जिसका फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हो गया है। उसके क्वेश्चंस का मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, एनालिसिस के साथ। यदि आपका भी एग्जाम कैंसिल हुआ है और वो आप देने की आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो आयोग ने सरकार ने 45 दिनों के अंदर लेने की बात कही है, तो आप उन दोनों के वीडियो को देख लें। और ये वीडियो जो आज का वीडियो है ये 24 दिसंबर के दिन जो एग्जाम आयोजित हुई थी बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक का, उसके मैथ्स के सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ बड़े ही शानदार ढंग से, जिससे आप सीखेंगे कि प्रश्नों को कैसे एग्जाम में करते हैं। सीखने में यहाँ बोर्ड पे, क्लासरूम में या अपने घर पे समय दे देना है, ताकि जब इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करें तो मुँह जबानी बने। सचिवालय सहायक में जो मैथ्स के प्रश्न आते हैं उनमें से मेरा ये मानना है कि अधिकांश प्रश्न को आप मुँह जबानी सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा सीख करके घर पे समय देते हैं। तो एग्जाम में समय देना ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम में आप आराम से अपने सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अपना जॉब सिक्योर करेंगे। यदि आपने 24 दिसंबर के दिन एग्जाम दिया था तो आप मिला सकते हैं कि आप क्या यहाँ कमी रह गई थी और कहाँ सुधार की जरूरत है आप। और यदि आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैंसिल शिफ्ट वाले हैं, तब आप जरूर देखें इस वीडियो को भी, अगले वीडियो को भी, और मैंने जो आपके कैंसिल शिफ्ट 23 दिसंबर वाला का जो 2 वीडियो डाला है उसको भी देखें। आपके लिए रिवीजन होगा, आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीखें और इस तरह के प्रश्नों में लगाएं, बार बार रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बोर्ड पर पहला प्रश्न है ये एग्जाम में 3रे नंबर पे आया था और बड़ा ही इजी है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे। जो बोलते हैं ना कि वो मुँह जबानी, वो सॉल्व करेंगे। और यही तो सीखना है कि कितने कम समय में ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करते हैं, और उसके बाद एग्जाम में जो समय बचेगा वो अच्छे सवालों में, अगर वो आए तो अच्छे सवालों में लगाएंगे, या जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है वैसे सवालों में सोचने में लगाएंगे। ऐसे प्रश्नों से सवाल समय को चुरा लेना है, एकदम चुटकियों में से सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि इसे बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए आप घर पे खूब प्रैक्टिस करें और ऐसे सवालों को जरूर करें। तो चलिए बिना पेन पेपर के हम इसे कैसे करते हैं ये देखते हैं। प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की ओर जा रही है। मतलब एक इधर से चला, एक इधर से चला, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। उनकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है। तो ए और बी जहां से दोनों ने चलना शुरू किया था उनके बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। अब आप इसे ध्यान से देखिए कि पहली ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो बस राज यहीं छिपा हुआ है, 165 ये और ये।
तो इससे क्या पता चलता है कि जब 1 घंटे के बाद हम इन दोनों का रिकॉर्ड चेक करेंगे, यानी कि दोनों को 1 घंटे चला दिए और उसके बाद पूछा गया कि क्या है, अपडेट करो रिकॉर्ड। तो उसके बाद क्या आएगा कि एक ने पहले घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की और दूसरे ने 95 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हम ये कहेंगे कि दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन से 15 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है। यानी यही है, चाल से पता चल रहा है कि ये प्रति घंटे 15 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करती है। यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो 15 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करने के लिए दोनों ट्रेनों को 1-1 घंटा चलना होगा। तो ठीक वैसे ही 15 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता है प्रति घंटा, तो 165 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करने में उसे 165/15 यानी कि 11 घंटे लगे होंगे। इससे हमें पता चल गया कि दोनों ट्रेनें जब मिली तो 11 घंटे दोनों ने अपने समय लगा दिए थे दूरी तय करने में। उसके बाद दोनों आकर के मिल गई, यानी कि 11 घंटे लगे। समय हमें यहां से पता चल गया 11 घंटे। अब यहां से आप दोनों मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं कि अच्छा ए और बी से पूछ रहा है, मैंने बोला है मेरा बिना पेन पेपर का, तो बिना पेन पेपर का एक बार देख लेते हैं और उसके बाद मैं बता दूंगा, लिख दूंगा, थोड़ा सा उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख दूंगा। तो 11 घंटे हमें पता चल गया कि ट्रेन जो ए से चली, ट्रेन जो बी से चली, दोनों 11 घंटे चले हैं। तो 11 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन 11×8=88 यानी 880 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। और 95 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन जो है 11 घंटे में 10 घंटे में 950 और 11 घंटे में 1045 यानी 1045 किलोमीटर 11 घंटे में इसने दूरी तय की और ये 880 किलोमीटर इसने तय की। तो पता चल जाएगा कि भाई ए और बी के बीच की दूरी यही तो दूरी होगी जो दोनों ने तय किया। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1045 में जैसे ही 800 जोड़ेंगे तो 1845 और उसमें जैसे ही 80 जोड़ेंगे तो 1925 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसे हम देख लेते हैं। जो मैं बोला वो थोड़ा लिख देता हूं आपके डेटा के लिए कि अच्छा वो 165 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर रही है और प्रति घंटे कितना दूरी ज्यादा तय कर रही है, 15। एक टोटल ये दूरी हो गया, ये चाल समझें बस ऐसे है कि 165 किलोमीटर की दूरी वो ज्यादा तय करती है और प्रति घंटे वो 15 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करती है। यानी 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो टोटल 11 घंटे का समय लिया होगा। तो ये ट्रेन ये समझने के लिए कि ये है और इधर से बी है, दोनों चली और इस पॉइंट पे दोनों मिल गए। तो ये भी 11 घंटे चला और ये भी 11 घंटे चला। अगर इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ये 880, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इससे नहीं घबराना है। चलिए यहाँ कर देता हूँ कि बी जो है यहाँ है, ज़्यादा दूरी देखने में लगेगा। ये हो गया कि 880 किलोमीटर 11 घंटे में 80 किलोमीटर की रफ्तार से कोई 880 किलोमीटर चलेगी ये ट्रेन। और ये ट्रेन 950 और उसमें 95 जैसे ही जोड़ेंगे तो टोटल ये 1045 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और उसके बाद दोनों आकर के मिल गए तो ये दूरी हमें पता चलेगी या ये दूरी पता चलेगी या दोनों को ऐड करेंगे और 1925 किलोमीटर यही जो है अपना आंसर होगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। या आप अलग अलग नहीं करना चाहते, इससे भी जल्दी बनेगा और जल्दी ही बनाने के लिए सीखना है आपको, मैं यही सिखाऊंगा। तो इसकी जगह ये नहीं करेंगे, हम इसकी चाल को जोड़ देते हैं। ये सबको पता होगा, इसकी चाल को और इसकी चाल को जोड़ देते हैं। जो अक्सर होता है कि भाई विपरीत दिशा में और एक दिशा वाले सवालों को हम अक्सर ऐसा करते हैं। तो यहाँ टाइम जो हो जाएगा उस हिसाब से टाइम जो है अपना 11 घंटे है और दूरी जो हमें पता ही है कि दूरी निकालना है। टाइम जो है इतना है और चाल क्या हो जाएगा, चाल जो हो जाएगा 80 + 95 यानी कि 175 किलोमीटर प्रति आवर चाल हमें पता है। तो दूरी बराबर होगा, साफ से ही लिख देता हूं, दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। जैसे ही 175 में हम 11 से गुना करेंगे तो इसे गुना करने का सबसे आसान तरीका है कि 11 जब हो तो आप ऐसे लिख दें और दोनों को ऐड कर दे। तो 1750 में जैसे ही 100 जोड़ेंगे तो 1850 होगा, 75 जैसे ही जोड़ेंगे तो 1945 किलोमीटर। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम भी बढ़ते हैं आगे। बोर्ड पर का
जो दूसरा प्रश्न है वो एग्जाम में छठे नंबर पे था। पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न आप बनाए होंगे बहुत ही कम समय में। इसे भी आप बिना पेन पेपर के कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका वो गुना भाग जो करने का जो तरीका होता है वो अगर उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो एक्यूरेसी के लिए आप इसे लिख करके सॉल्व कर ले। कई बार होता है कि ज़्यादा जैसे ही गुना भाग आ गया, फ्रैक्शन ये भिन्न वाली जो मामला आ गया, तो लोग बच्चों से गलती हो जाती है। उसके लिए पेन पेपर से हम सॉल्व करते हैं। इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपका मजबूत होता है। प्रश्न को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की दर कितनी है? मतलब टाइम के बारे में बता रहा है कि आखिर जो समय है, वर्षों की संख्या जो है वो वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। जैसे समझने के लिए कि अगर 5%, अगर वर्ष की संख्या अगर मान लीजिए कि वो 5 वर्ष के लिए ये ब्याज लिया गया हो, तो ये वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगा? वो भी 5 ही होगा। ये समझने के लिए है। तो आप इसे ऐसे देखें कि राशि का ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है। इससे क्या पता चलता है कि मूलधन जो है अगर 9 है, मूलधन अगर 9 है तो ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज है वो मैं नहीं लिख रहा, बस ब्याज तो 1 होगा। यही है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है, यानी कि मूलधन 9 है तो ब्याज 1 होगा। ये लिखने का तरीका यही होता है। मूलधन अगर 9 है तो ब्याज 1 है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। अब दर जो है, अगर आप इसे R% लिखते हैं तो वर्ष कितना हो गया? जो समय बोलते हैं, समय भी R वर्ष होगा। यही तो बोल रहा है। यही बस ध्यान से मैं बोलता हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से वही क्लियर हो जाता है कि वर्षों की जो संख्या है, वर्ष की जो संख्या जो है वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, तो दर अगर R% है तो वर्ष भी R ही होगा। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज यहाँ 1 है तो मूलधन 9 गुने दर, तो दर कितना है? R है। आप जैसे भी R लिखो। वर्ष टाइम जो हम लोग लिखते हैं वो भी R ही है, और नीचे 100 करते हैं। ऐसे ही ना साधारण ब्याज निकालते हैं। अब इससे हमें क्या आया जैसे 100 इधर जाएगा और 9 नीचे आएगा, यानी कि R² बराबर 100/9। तो R बराबर क्या है? 10/3%। यही तो है हमें निकालना। तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी है? 10/3 पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना होगा घर पे प्रैक्टिस करके कि आपने जो एग्जाम में बनाया है वो सही बनाया है। बार बार चेक करने का समय नहीं होता है, खास करके जब आप सचिवालय सहायक का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज्यादा होते हैं, समय बहुत कम होते हैं। इसलिए आपको ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। यहां हम चेक करके देख लेते हैं ये कॉन्फिडेंस कैसे आपको बढ़ेगा, बूस्ट होगा। तो आप कॉपी पे ये चेक करेंगे कि आपने जो बनाया है वो सही है, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो जैसे आप ऐसा देख लो कि जो दर जो है हमें पता है। अब यहाँ क्या करेंगे समझने के लिए कि दर हमें पता चल गया कि 10/3% है और वर्ष भी 10/3 वर्ष हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि भाई 1/9 होता है कि नहीं। मूलधन हमें पता है, मूलधन 9 हमें पता है, दर हमें 10/3 पता है, समय हमें 10/3 पता है। तो 100 जैसे ही नीचे करेंगे तो ये 100 से ये और ये कट जाएगा, और 3 और 3 से ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि 1 आया। जब आप मूलधन 9 लेते हैं तो ब्याज 1 आ रहा है, यानी कि ब्याज जो है, किसी राशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 भाग है। आगे बढ़ते हैं, आप टिक करें, आप भी आगे बढ़ें। बोर्ड पर जो तीसरा प्रश्न है एग्जाम में, ये 9वें नंबर पे था और इसे हम सॉल्व करते हैं। मतलब एग्जाम ये जो बोर्ड पे है तीसरा है और एग्जाम में 9वें नंबर पे था, यानी 3 का स्क्वायर था वो। बस यही है, स्क्वायर ही करना है इस एग्जाम में। मैं इस संयोग की वजह से हंस रहा हूँ कि संयोग ऐसा कैसे आ गया मतलब। और आप भी हंसेंगे अगर आप ऐसे सवाल के लिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पेन उठाते हैं
तो आपका तौहीन होगा। आज के बाद से जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेन उठाने का, क्योंकि प्रश्न है 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग है। वो बोल रहा है कि आप 1 2 3 4 ऐसे 31 तक गिने, तो इनमें जो विषम संख्याएं हैं उसका योग क्या होगा। तो ऐसे जब भी लगातार दे दे कि 1 से लेकर के 50 तक जितनी भी इनके बीच में, मतलब जितनी भी विषम संख्या है, इसका योग क्या होगा। तो विषम संख्याओं का योग जो होता है लगातार जब भी हो, तो वो जितनी विषम संख्याएं होती है उसका वर्ग स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर लगातार 3, इसको ऐसे समझे कि 10, या तो दूसरे शब्दों में इसे ऐसे देगा कि 50 लगातार विषम संख्याओं का योग, या एक दे दे नंबर कि 1 से लेकर के 100 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसका योग क्या होगा। तो ऐसे जब भी प्रश्न हो तो लगातार विषम संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर होता है, वो एकदम स्क्वायर होता है। एक्चुअल में हमें पता, अब देख करके हमें पता चल रहा है कि 250 नहीं, 249 नहीं, 245 नहीं, सिर्फ डी जो है 256 ही यहाँ पूर्ण वर्ग है। तो इसे हम टिक करेंगे, हमें निकालना ही नहीं है, हम निकालेंगे इन्हें 256 को टिक करके और एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। मैं बोला कि आपको ये कॉन्फिडेंस रखना होगा। आज के बाद से आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस रखेंगे, चेक नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज्यादा सचिवालय सहायक में बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं, समय बहुत ही कम होता है, इसलिए चेक नहीं करना है। क्योंकि जैसे हम आज के बाद से जान गए हैं कि ये जो होगा ऐसे लगातार विषम संख्याएं, या 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग जो होगा वो पूर्ण वर्ग ही होता है। ऑप्शन में जो भी पूर्ण वर्ग होगा उसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे वो कैसे आया ये आप देख लो कि जैसे 1 से लेकर के 1 से 10 तक हम लिखेंगे, 1 से 10 तक हम लिखेंगे, तो इस दौरान विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी। 1 3 5 7 9, 5 विषम संख्याएं हैं और 5 सम संख्या होगा। ये सबको पता है कि 1 से लेकर 10 तक 10 संख्याएं हैं, जिसमें से 5 सम 5 विषम होगा, वो मैं लिख दिया। और इसका सम पूछे तो हम ऐड करेंगे, ऐड कर दिए, जोड़ दिए इसको। अब जैसे ही आप जोड़ोगे तो 3 1 4 5 9 9 18 और 7 25, 4 5 9 7 16 9 25, यानी कि ये जो है 5 का पूर्ण वर्ग है। और कितनी संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं 1 से लेकर 10 तक, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर ही इनका योग अर्थात सम होता है। आपको आज से पता ये होना चाहिए। यानी कि विषम लगातार विषम संख्याओं का, या ऐसे दे करके पूछे कि 1 से लेकर 10 तक, जैसे इस प्रश्न में है कि 1 से लेकर 31 तक, तो इनके बीच जब का भी जो संख्याएं विषम संख्याएं होगी उनका योग पूर्ण वर्ग ही होगा, और पूर्ण वर्ग सिर्फ 256 है, इसलिए हम इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें पता है कि जैसे आधी संख्याएं विषम होती है और आधी संख्याएं सम होती है। तो जैसे 1 से लेकर के 31 तक कितनी सम होगी, कितनी विषम होगी, तो 30 तक, जैसे जैसे ही 31 होता है, 41 होता है, 43 होता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसके लिए आप ऐसे समझो कि 30 तक तो क्लियर पता है कि 15 सम होगा और 15 विषम होगा। तो 31वां जो 31 जो है, 1 से 31 तक जो 31 है वो विषम है। 30 तक 15 सम संख्याएं होंगी और 15 विषम। 31वां जैसे उसमें जुड़ेगा, यानी कि 31 जब जुड़ेगा तो वो 16 विषम संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ 1 से 31 तक 16 विषम संख्या होगी, होंगे। तो इसका जो सम होगा, मतलब योग जो होगा, योग क्या होगा, योग होगा 16 का स्क्वायर होगा, जो 16 का स्क्वायर 256 होता है। बस आज से ध्यान रखना है। आज बोर्ड पर का चौथा प्रश्न जो है एग्जाम में वो 10वें नंबर पर का था। पढ़ते हैं, बड़ा इजी है। फिर से मुझे कहते हुए मतलब ये लग रहा है कि ये भी बिना पेन पेपर का सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। आज के बाद आपको सॉल्व करना ही होगा, आपको सीखना होगा और जॉब सिक्योर करना होगा। और आप ये करने के बाद मतलब ऐसे प्रश्न जो भी आपको मिलेंगे आप उसे ऐसे ही करके देखना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिना पेन पेपर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। शुरुआत में सोचने में समय लग सकता है, लेकिन बाद में जब इसका रिजल्ट
परिणाम जो आएगा आप चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपया है, यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखा है 1600, 1450, 1700 और 1800। लाभ क्या होता है? लाभ जो होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। लाभ, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ, और अगर विक्रय मूल्य कम है तो हानि। ये अंतर से पता चलता है। तो अगर यहाँ लाभ दे तो हम ये माने, हमें पता है कि विक्रय मूल्य अधिक है तभी तो लाभ हुआ, और जब यहाँ हानि दिया होता तो हमें ये स्वतः पता चल जाता है कि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है। अब यही अंतर जो है 25%, मतलब लाभ जो है 25% है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर जो 360 रुपया दिया हुआ है, यही क्या है? यही तो 25% का मान है। 25% जो है वो संख्यात्मक मान जो हुआ 360 रुपया के बराबर है। 25% लाभ है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर जो है 360 है, तो यही अंतर लाभ या हानि होता है। जब लाभ दिया है तो वो लाभ है, 360 रुपया लाभ है, तो ये 360 के बराबर हुआ। और हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य 125% होगा। 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य 125% होगा। लाभ अगर 10% दे, अगर लाभ 10 है तो विक्रय मूल्य 110 होगा। ठीक उसी तरीके से 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य जो है वो 125% के बराबर होगा। यदि 25% 360 के बराबर है तो 125%, इसमें हम जैसे ही 5 से गुना करेंगे 25% में तो 125% हो जाएगा। तो 360 में जैसे ही हम 5 से गुना करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या आपको भी लगता है कि इसमें पेन की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। आपको देख करके मतलब वो दिमाग में ना वो बत्ती जल जानी चाहिए कि अरे ये क्या, ये तो मतलब फ्री में दिया हुआ, आपको खुश होना चाहिए और तुरंत टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पर का जो 5वां प्रश्न है वो एग्जाम में 15वें नंबर पे आया था और ये एज आयु से रिलेटेड प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है बड़े ही इजी ढंग से, मतलब बिना पेन पेपर का ये सॉल्व करने वाला ही है। आज के बाद से आप करेंगे, एकदम देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप प्रैक्टिस करके और कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना ही है, वो भी बिना पेन पेपर के। तो हम पढ़ते हैं, 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का बच्चों की आयु का योग 60 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु का योग, सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है 8, 9, 12, 5 ऐसे आयु है। अब आप देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछेगा कि 4 लगातार संख्याओं का योग 60 है, यदि उनके बीच का अंतर 4 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। या फिर इस प्रश्न को ऐसे पूछेगा कि 4 लगातार संख्याएं जिनके बीच का अंतर 4 है का योग 60 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इससे बिना पेन पेपर के करेंगे। और पहले ये देख लेते हैं कि जैसे आप ऐसे अक्सर करते आए हो कि 4 लगातार संख्याएं वाला होता था तो ए से n निकालते थे तो n/2 होता था, मल्टीपल में ये 2a + n-1 × d। ये तो फॉर्मूला एकदम याद ही होगा। ये क्या हो गया? सम हो गया, योग हो गया 4 n संख्याओं का, जिसमें पहली संख्या ये है और उनके बीच का अंतर d जो होता था डिफरेंस, उनके बीच का अंतर d है। अब यहाँ पे देखिए, यही है कि 4 साल के अंतराल पे तो d हमें पता है कि 4 है। 4 बच्चों की आयु का योग यानी कि n जो है 4 है, योग 60 साल है तो 60 भी हमें पता है, तो लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 60 n/2 यानी कि 4/2 हो गया। ये 2 गुने a, यही तो हमें निकालना है कि सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या है। तो a को a ही छोड़ देते हैं। n हमें पता ही है कि 4 है, -1 d हमें पता ही है कि 4 है, और इसे सॉल्व करते हैं। इससे जैसे ही काटेंगे ये 2 आ जाएगा। 60 बराबर, इसे मतलब मुंहजबानी करने का है, फिर भी मैं सिखाऊंगा, कर लेते हैं इसे। ये हो गया 2a + 12 हो जाएगा, और a इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? तो 12 इधर घटेगा। 12 जैसे ही घटेगा तो सॉरी 2 से गुना होगा तो ये 4a हो जाएगा, और 2 यहाँ जाएगा तो 3 4 12 दूनी 24 हो जाएगा।
तो a बराबर क्या होगा, 60 में से जैसे ही 24 घटेगा तो कितना होगा, 36। 36 24 60 होता है, और 36 को जैसे ही हम 36 को 4 से भाग देंगे तो 9 वर्ष, और इससे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में एकदम जल्दी से ये करना है। अगर आप ऐसे भी करेंगे तब भी कम समय लगेगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है, जब भी लगातार संख्याएं एपी में हो, इस तरह का जब भी दे, लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं, लगातार प्रकृत संख्याएं, होल नंबर्स, ऐसे संख्याएं दे, तो जब भी लगातार का चर्चा हो तो इसमें कुछ नहीं करना होता, योग है। अब देखिए आप कैसे हम चुटकियों में करते, मुजवानी जो होता है, योग 60 दिया है और बोल रहा है कितनी है, तो 4 है। कितनी है तो 4 है, तो 4 का योग है ये। लगातार में ऐसे करते हैं जो एपी में होता है। 4 से जैसे ही भाग दे देंगे तो 15 आया, यानी कि जो ये 15 जो नंबर है वो चारों में बीच में होगा। बीच में जैसे यहाँ 15 होगा, ये 15 जो है सबसे बीच का होगा। तो हमें पता है कि बच्चों के मतलब जन्म का अंतराल क्या है, तो 4 वर्ष के अंतराल पे, तो ये बीच में होगा। और बीच में होने पर जब ये सम संख्या होता है तो ऐसा करते हैं, विषम वाले अगर प्रश्न आएंगे जिसमें विषम होगा तब भी हम ऐसे भाग करके सिखाऊंगा। तो ये 15, यानी कि जो इधर वाला होगा इसमें 2 जोड़ेंगे और इधर जो होगा इसमें 2 घटाएंगे। 4 वर्ष के अंतराल के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 15 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो 17, और 15 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो 13। ये 2 बच्चों का उम्र निकल गया। अब ये क्या होते हैं कि ये बीच वाले होते हैं, यानी कि 2 बच्चा का उम्र 15 से छोटा होगा, इसलिए मैं बीच का बोल रहा हूं शुरू से, और 2 का उम्र 15 से बड़ा होगा। तो 1 का 13 निकल गया, 17, 4 का अंतर है। इसमें हम 4 और जोड़ेंगे, जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो सबसे बड़े का पूछेगा तो वो 21 आएगा, और इसमें जैसे ही हम 4 घटाएंगे तो ये 9 आएगा। 9 आएगा तो ये सबसे छोटे का हो गया। जो पूछे आज के बाद से आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और चुटकियों में हल करेंगे। तो हम भी हल करके आगे बढ़ते हैं। हम तो ये पहले टिक आउट कर चुके हैं। आगे बोर्ड पे छठा प्रश्न है जो एग्जाम में 16वें नंबर पे आया था। पढ़ते हैं, बड़ा ही इजी है, ध्यान से पढ़ते हैं इसे। माना इन सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहती है, तो इनके अंकों का योग क्या है। जैसे जब अंकों का योग पूछ देना तो ऐसे में आपको हल करना ही बेहतर होता है, क्योंकि थोड़ा सा गेस करने में, जैसे आप संख्याओं को गेस कर देंगे कि अच्छा ये 16 होगा, ये 18 होगा, ये 35 होगा, ये 40 होगा, लेकिन जैसे ही अंकों का योग आता है तो थोड़ा सा गलती होने के, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप करने से बचें, इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही बड़ा सा इजी है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे ध्यान देना है कि एक संख्या 62 है, 62 है, ये 132 है और ये 237 है। जब समान शेष की बात करें या फिर मतलब समान शेष की बात करें या फिर शेष न हो, पूर्णतः विभाजित हो, दोनों में एक ही तरह का केस लागू होता है। क्यों, ऐसा भी मैं बता दूंगा। तो जैसे आप ऐसे समझो कि कोई संख्या जैसे है 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 14 और 21 पे मैं ऐसे लेके चलता हूँ। तो दोनों में हम 2 जोड़ देते हैं, दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 23। इनके बीच का अंतर क्या है, अब 7 से भाग देंगे तो 14 और 21 तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, लेकिन 16 और 23 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, और दोनों स्थिति में यहाँ शेष 2, तो 7 या 21, यहाँ भी शेष 2 देगा। इनके बीच का डिफरेंस भी 7 होगा, तो 16 और 7 23। डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, या तो वो पूर्णतः विभाजित हो या फिर समान शेष दे। इसी वजह से इस पर दोनों पे एक ही तरह का कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये HCF निकालना होता है। HCF क्या होता है कि HCF निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन 2 संख्याओं के बीच के अंतर डिफरेंस को देखिए। जो जिसका डिफरेंस कम है वो देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें 70 के आसपास आ रहा है और ये 33 में 10 जोड़ेंगे यानी 100 के आसपास आ रहा है। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे कम है, तो वो डिफरेंस निकाल लेते हैं जो कम हो। अगर आपको पता ना चले, संख्याएं जब नज़दीक नज़दीक की हो डिफरेंस, तो इसका भी निकालना जरूरी होता है। वैसी स्थिति में
ब्लंडर होने से, मिस्टेक होने से बचने के लिए आप जरूर निकालें डिफरेंस इनके बीच का। तो इनके बीच का डिफरेंस 70 है। तो ये जो अंतर आता है, अंतर या डिफरेंस, अंतर जो 70 आया, 70 ही वैसे 70 या 70 का कोई न कोई फैक्टर जो होगा वही वो संख्या होगी। या तो 70 भी वो होगा, या तो इसका कोई फैक्टर वो संख्या होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि आप जब उसको 62 में भाग देंगे या 132 में भाग देंगे या 237 में भाग देंगे तो समान शेष देगा। या जब वो HCF निकालने वाले भी ऐसे प्रश्न आए कि वो दे दे कि 62, 132 या इतने का कोई भी संख्या, 3 संख्या दे, उसका पूछे HCF, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। जो सबसे कम डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, छोटा वाला अंतर, या तो वो और नहीं तो उसी का कोई फैक्टर ही HCF होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बस तुरंत चेक, मतलब तुरंत चेक ऐसा हो जाता है कि आप 70 से ऐसा देखेंगे, अच्छा 70 से भाग देने पे यहाँ, तो जो हम ये बात कर रहे थे, थोड़ी सी लाइट चली गई थी इस वजह से मतलब अब हम फिर से ये करते हैं कि जो सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा, छोटा वाला डिफरेंस जो होगा, उससे हम भाग देते हैं। मतलब वो या तो उसका कोई ना कोई फैक्टर ही होता है जो HCF होता है या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ अंतर क्या आया, 70 आया। 70 आया तो 70 या फिर 70 का फैक्टर जैसे 35, 14, 5, 7 ये सब जो होता है वही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक करते हैं, जैसे 70 को से 62 में जैसे आप भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 62 बचेगा। अब जैसे ही 70 से इसमें भाग दीजिएगा तब यहाँ भी शेषफल 62 ही बच रहा है। 70 में जैसे ही 62 जोड़िएगा तो 132 आएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। 7 या 21 जैसे ही 210 होगा और शेषफल 27 बच जाएगा। यानी कि समान शेषफल नहीं आ रहा। ये तो एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब ऐसे चेक करेंगे, लेकिन आज के बाद से आपको ऐसा चेक नहीं करना। चेक कैसे करना है, जो मैंने पिछले कई वीडियो में इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाए हैं। 70 से आप किसी भी संख्या में भाग देंगे जिसका इकाई अंक 2 हो, इसका हमेशा गुना करते जाइए। इकाई अंक इसका इसके मल्टीपल जितने भी गुणज होंगे उसके इकाई अंक 0 ही होगा। तो जब आप कोई भी ऐसी संख्या में भाग देंगे 70 से जिसका इकाई अंक 2 और 2 हो, तो उसका शेष जो बचेगा उसका भी इकाई अंक 2 ही होगा। जैसे हमने यहाँ देखा कि 62 शेष बचेगा, इकाई अंक 2, यहाँ 62 शेष बचेगा, उसका इकाई अंक 2। लेकिन यहाँ जैसे ही इसका इकाई अंक 7 है तो इससे जब भी आप भाग दीजिएगा वो ऐसी संख्या में जिसका इकाई अंक 7 हो तो हमेशा शेष का भी इकाई अंक 7 ही होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे ही चेक कर देंगे, अच्छा ये 2 है 7 है, तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इकाई अंक शेष का अलग हो जाएगा और यहाँ समान शेष की बात करता है। तो अब हम इसके फैक्टर पे आएंगे कि अच्छा 70 तो नहीं होगा, 70 से नीचे आएंगे तो 35 होगा। हम बड़े फैक्टर्स को ही पहले चेक करते हैं, क्योंकि HCF H फॉर हायर मतलब बड़ी से होती है, इसलिए बड़ी संख्याओं को ही चेक करते हैं। तो ये 35 से जैसे ही हम भाग देंगे तो 35 में यहाँ 27 शेष बचेगा, 27 बचेगा। 35 से कम 35 और 35 में 27 जोड़ेंगे तो 62। 35 दूनी 70 और 35 दिया 105 और 105 में जैसे ही 27 जोड़ेंगे तो 132। तो यहाँ दोनों जगह ये सही काम कर रहा है, मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें जैसे ही यहाँ जाएंगे हम तो 35 दूनी 70 और 35 बचे जाएंगे, 35 दूनी 70 हो गया और 7 या 21 यानी 35 छक 210 होगा और उसमें जैसे ही 27 जोड़ेंगे तो 237 होगा। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी 35 ऐसी संख्या है सबसे बड़ी हमेशा ध्यान दीजिएगा। HCF इसलिए होता है, यह HCF जैसा होता है। 35 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे आप 62 में, 132 में, 127 में जब भी भाग देंगे तो समान शेष, और वो समान शेष क्या होगा, 27 है जो आएगा। तब इसके अंकों का योग बोल रहा है तो आंसर इसके अंकों का योग होगा। तो 5 3 8 8 वाले ऑप्शन को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पे अब जो 7वां प्रश्न है वो पेपर में 18वें नंबर पे था, परसेंटेज का है। थोड़ा सा आपको गुना वगैरह कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, उससे नहीं घबराना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इसमें समय नहीं लगेगा। हाँ, गुना भाग करने से अगर आप डरते हैं तो हो सकता है कि गलती हो जाए, या चक्रवृद्धि भी आज के कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं जिसमें आपको गुना भाग करना पड़ सकता है थोड़ा सा ज़्यादा, तो उससे नहीं हटना है। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसी को जैसे मैं बताऊँगा कि क्या डायरेक्ट लिखते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बड़ा ही आसान है।
प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 85% मत पड़े, मतलब वोटिंग जो होता है उसमें से 85% ही वोट पड़ा, उसमें से भी 5% मतों को अवैध घोषित किया, मतलब हटा दिया गया, और एक उम्मीदवार जो थे, जो वैध वोट बचा उसका 80% उसको मिला, जो 17,444 वोट के बराबर है। तो पूछ रहा है कि मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, या कभी कभी पूछेगा कितने वैध मत हैं या कितने वोट पड़े, जो पूछे उस हिसाब से हम निकालेंगे। यहाँ बोल रहा है कि चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो बिना एक्स का भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन समझने के लिए आपको एक्स लिख दे रहा हूँ, कभी कभी साथ एक्स का लेकर के चलना पड़ता है, तो एक्स लिख दिया मैं। अब क्या बोल रहा है कि एक्स अगर कुल मतदाताओं की कुल संख्या है या कुल मत है, दोनों एक ही चीज है, तो इनमें से कुल 85% मत पड़े, तो हम निकाल दे कि अच्छा इसका 85% पड़ा, यानी इतना वोट पड़ा, एक्स का 85% वोट पड़ा। और ये क्या है, इनमें से 5% मत अवैध घोषित किए गए, 5% अवैध घोषित किया गया, या फिर 5% की छूट दी जाए, या फिर 5% की हानि हो। इन सबों में एक ही तरह चीज होती है कि कमी को यह दर्शाता है, और कमी को दर्शाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5% अवैध घोषित किया गया, यानी कितना बचा, तो 95% बचा, तो इसका 95% हम करते हैं ये चीजें। और इसके बाद क्या है कि एक उम्मीदवार को, ये टोटल वैध मत हो गया, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% ये वैध बचा, ये इतने वोट पड़े, तो उसके बाद अवैध को निकाल दिया 5% को, तो 95 बचे, तो ये वैध हो गया। और इसका 80% वोट एक उम्मीदवार को मिला, जो कितने के बराबर है, जो 17,442 को बराबर है। बस एक से निकालना है और एक से 7 छोड़ाना है, यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। बिना एक्स के भी इसको कैसे लिखा जाता है, जो मैं इधर आपको ये दर्शा देता हूँ कि जैसे हम पहले जो मान देता है वही लिख देते हैं। अगर ऐसे लिखना है तो बिना एक्स के आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, आंसर ही आएगा कि 742 है। ठीक है, ये क्या है, तो ये 80% के बराबर है, तो 80 नीचे आता है और 100 ऊपर जाता है, ये आ गया। ये कितने के बराबर है, तो हम ये देखते हैं कि अच्छा 5% अवैध मत हटाने के बाद की संख्या को ये दर्शा रहा है, यानी ये 95 के बराबर है। बस आप देख रहे हो कि यही उलट जाता है, ये लिखने का तरीका है। तो ये फिर 100 करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इनमें से कुल 85% ही मत पड़े। अच्छा ये जो है, जो ये 85 के बराबर है, तो हमें 100 निकालना है। यही 100 से जो निकालना होता है वो गुना करते जाते हैं। अब ये जो गुना कीजिए, या फिर आप इसको ही ऐसे लिख दीजिए कि x बराबर क्या हुआ, तो दोनों एक ही चीज आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना जानते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखें, और नहीं तो यहीं से आप काट कूट जो भी है उसका मतलब जो काट कूट करके उसकी गर्दन हटा करके आंसर निकाल लेंगे। तो एक्स का, जैसे मैं बस वही बोल रहा हूँ कि आप जैसे इधर भेजिएगा तो अच्छा है। देखिए 1 2 3 100 गुना में जाएगा, तो इधर 1 2 3 100 गुना में है, भागे में 85 आएगा, 95 आएगा, 80 आएगा, सेम टू सेम वही है। तो हम ये नहीं लिखने जाएंगे, हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100। ठीक है, अब ये 4 से इसे काटेंगे, ये 25 बार में कटेगा। 5 से इसे काटेंगे तो ये 5 बार में, और 5 से इसे काटेंगे तो ये 19 बार में कटेगा। ये 5 से इसे हम काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा। ठीक है, 17 पचे 85। अब तो कोई ये है नहीं। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम 17 से भाग देंगे इसे, 17 से इसमें डिवाइड करते हैं। तो न कलर चेंज कर लेता हूँ, कलरफुल थोड़ा हो जाएगा। 17 एकम 17, 4 उतरा नहीं लगेगा, शून्य बैठाते हैं हम, 44 हो गया, 17 दूनी 34, 10 बचा 102 हो गया, 17 छक 2 तल से ये कट गया। फिर 19 से इसे काटते हैं, 19 बचे 95, 7 बचा तो 76 हो गया, तो 19 चौके 76, ये 54 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आया, ये काट देता हूँ इसे। ये अब x का जो मान आया, x जो है x बराबर 54 गुने 5 गुने 100, यही आया। तो 54 पचे 270 आ गया, और इस पे 2 शून्य बैठाएंगे और 27,000 को टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। बोर्ड पे जो 8वां प्रश्न है वो पेपर में 23वें नंबर पे था, सिंप्लीफिकेशन है, बड़ा इजी है,
हाँ, लेकिन कई बार होता है कि दशमलव वगैरह दिख जाए तो एग्जाम के प्रेशर की वजह से कभी कभी ब्लंडर हो जाता है, उससे बचना है। सॉल्व करते हैं। अब इसका बराबर क्या होगा, तो ये देखिए 4 है, अक्सर ये 3 नहीं होगा, ये 4 ही होगा, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान करे। और सचिव वाले सहायक में आसान ही पूछता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपको और खास करके ध्यान रखना होगा टाइम मैनेजमेंट का, और जल्दी से जल्दी करने के लिए कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जो आप सीख रहे हैं तो सीखते हैं और लगाते हैं। जैसे ये है अंदर रूट में, यहाँ पे क्या है 0.0025, यानी 4 बार रहेगा तो 4 बार जो डिजिट है उसमें से 2 बार बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, ये 0.05 को 0 2 बार आएगा, 0.05 को जैसे ही आप गुना करेंगे तो ये 25 होगा और दशमलव जो है 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 4 डिजिट के बाद होगा। तो ये क्या ऐसा ही दिख रहा है आपको, अंदर में ऐसा ही दिख रहा होगा। तो इससे बाहर क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा। 1 निकाल करके हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 0.04 जो है यहाँ पर क्या आएगा, 0.05 आएगा। ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 0.09 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि बाहर जैसे 2 है तो 1 ही डिजिट आएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो दशमलव के बाद 1 ही डिजिट आएगा, और हमें दिख रहा है कि बस इसी में है। फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ 0.03 आएगा और हम आंसर इसे टिक करते हुए निकलेंगे। अब जैसे इसको देख लो कि सॉरी, हम ये 1 आएगा और इसे हम टिक करते हुए निकलेंगे। अब जैसे ही इसमें जैसे आप 0.03 को गुना करोगे तो ये एग्जाम में नहीं करना है, ये यहीं पे कर करके बार बार, अगर आपको दशमलव, परसेंटेज वगैरह इस तरह से सिंप्लीफिकेशन में या भिन्न वगैरह से प्रॉब्लम आता है तो आप बार बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जैसे ही आप इसको गुना करेंगे तो ये 9 और 1 इसका और 1 इसका, यानी कि 2 दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो इसके लिए हम 0 बैठाते हैं। 0 बैठा दिया, यही तो अंदर दिख रहा है आपको इसको ऐड करने के बाद। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस दशमलव है इसलिए घबराना नहीं है, सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। हम भी आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे जो 9वां प्रश्न है हम लोग का, वो पेपर में 24वें नंबर पे आया था। एज से रिलेटेड है, बड़े इजी ढंग से, बस एक लाइन में कुछ सेकंडों में करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ते हैं। एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात, मतलब 5 सदस्य हैं जिसमें बच्चों की आयु का अनुपात बोल रहा है कि 3:4:5 है। इसी से पता चल गया कि 3 बच्चे हैं, आगे भी सवाल में दिया हुआ है वो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि अच्छा 3 बच्चे हैं तथा उनके माता पिता की आयु, माता पिता हो गए 3 2 5 हो गए, का योग 76 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु का योग ज्ञात करें। कुल का 124 है, उसमें से माता पिता के जैसे ही निकालेंगे, कुल का 124 है, उसमें से जैसे ही माता पिता का हम निकालेंगे आयु, तो वो बच्चों के, तीनों बच्चों के आयु का योग होगा। तो 76 24 24 48 बचा। ये 48 वर्ष जो है तीनों बच्चों के आयु का योग है। और उनका अनुपात क्या दिया है, उनका अनुपात दिया है कि 3:4:5 है। तो जो अनुपात में मान है और यहाँ योग की बात कर रहा है, ये योग है, तो अनुपात वाले मान का भी हम योग करते हैं। तो क्या आएगा इसका, जैसे ही जोड़ करेंगे तो 4 3 7 5 12, ये कुल 12 के बराबर है। इसका 48 के बराबर है। तो इसे ही हम कंपेयर कर देते हैं कि यही जो 12 जो अनुपात में जो मान है 3 4 7 5 12, यही जो योग है एक्चुअल में ये योग 48 वर्ष के बराबर है। तो 12 जब 48 के बराबर होगा तो एक जो है 4 के बराबर होगा। और सबसे छोटे का पूछा है जो 3 है, 3 है अनुपात में इसका आयु हम बोलेंगे तो 3 है 4 है 5 है, ये दे रखा है। तो 1 का मान जब 4 आया तो 3 का मान 12 है, और इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं इसमें समझने के लिए, आप ध्यान से देखें और दूसरे कॉन्सेप्ट में अप्लाई करें। जो बोर्ड पे 10वां प्रश्न है, पेपर में 26वें नंबर पे आया था, विभाजिता डिविजिबिलिटी वाले, ऐसे सवाल आपको बहुत तेरे देखने को मिलेंगे। ये अक्सर दिख ही जाता है, ये इजी है। और 8 के विभाजिता का नियम क्या है, सबको पता है कि 8 के विभाजिता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक, दी हुई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो मूल संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। यही इसका 8 का रूल है। जैसे 2 में क्या रूल है, 2 तो अंतिम इकाई अंक,
2 का स्क्वायर 4 करते हैं तो 4 का क्या रूल होता है कि अंतिम 2 अंक, 2 का क्यूब 8 किए तो 8 का क्या हुआ कि अंतिम 3 अंक। तो अब अंतिम 3 अंक पर ही बस हम ये पूरा लिख करके भाग दे करके यहाँ से शुरू नहीं करना है। ये गलती कभी नहीं करना है कि 8 इसको ऐसे आप लिख करके शुरू हो जाना, तो वो तो चाहेगा एग्जाम में पेपर सेट करने वाला ये चाहता है कि आप ऐसे 8 पचे 40 लगाओ, 5 उतारो और उसके बाद ऐसे सॉल्व करके समय बर्बाद करो। ये नहीं करना है। हम बस विभाज्यता का नियम पता है, हाँ पता है, अब तो सबको पता है, मंगल ग्रह तक पता है ये विभाज्यता का नियम कि अंतिम 3 अंक। तो ठीक है, अंतिम 3 अंक तो हम बार बार चेक करने लगेंगे नहीं, चेक ऑप्शन भी है हमारे पास, इससे भी डायरेक्ट ये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें 8 से भाग दोगे तो 8 एकम 8 लग जाएगा, 8 एकम 8 लग जाएगा, ये यहाँ से क्या बचेगा 1। तो एक्चुअल में ये 9p6 में नहीं, हम 1p6 में भाग देने वाले हैं अगर यह विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ तक तो ये मतलब, या फिर आपको समझने के लिए अगर इतना भी नहीं करना है, सिर्फ ये चारों हैं तो हम इसे लिख करके चारों ऑप्शन यही ना आंसर होगा, हम इसको भी चेक नहीं करेंगे, आंसर तो यही होगा। या तो यहाँ 8 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 5 होगा और नहीं तो 7 होगा। तो हम सबसे छोटे से चेक करते हैं 95, उसके बाद पता चल जाएगा, संख्या बढ़ाते रहेंगे। तो मान लो कि ये 5 यहाँ पे है पी की जगह, तो ये 95 9 5 6 आएगा। जैसे ही हम समझने के लिए आपको लिख रहे हैं, यहाँ समझने में समय दे देना है, पेपर पे प्रैक्टिस करते वक्त कॉपी में समय दे देना है, एग्जाम में नहीं देना है समय। जैसे ये क्या हो जाएगा कि 9 5 6, यही है जो सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें जैसे ही हम 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, इसमें एक बार में लग गया, तो 1 उतरा 15 हो गया, 15 हो गया। तो 8 से जैसे ही भाग देंगे 15 में तो 7 उतरेगा, 8 7 15 76। 76 होगा। क्या 8 से 76 कटता है? नहीं कटता है। तो 5 तो आंसर होने से रहा। अब क्या आएगा? 6 आएगा। तो जैसे ही 6 आएगा तो इसमें हम फिर से भाग देंगे, तो फिर से भाग देंगे तो ये जैसे हमने शुरू में जो 1 वाला लिखा था आप उसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसी पे बना सकते हैं। जैसे हम 8 से जब भी भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, तो या तो आप 956 में भाग दीजिए या 156 में भाग दीजिए, बात वही है। तो ये तो होने से रहा। ठीक उसी तरीके से 5 की जगह अगर हम 6 रखेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 166 हो जाएगा। 8 से जैसे ही भाग देंगे तो 8 दूनी 16 कट जाएगा, शेष 6 बच जाएगा। तो 6 भी होने से रहा। ये प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, उसमें आप बस तुरंत ऐसे ही रख के चेक कर लेना तुरंत से। 7 जैसे ही हम रखेंगे तो 8 दूनी 16, 1 उतरेगा फिर 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा, यानी 7 आंसर। 7 हम टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हम चेक करते हैं। मतलब या तो आप 9p6 लिख लो, जो मैं उस पर क्लिक करके मिटाया था, वो समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे समझने में समय लग जाए, जितना लंबा हो जाए उस वीडियो वगैरह, उससे नहीं घबराना है, क्योंकि वो समय यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो एग्जाम में आप समय को अर्न करेंगे, बचाएंगे, और वही बेशकीमती होगा हम सब आपके लिए पेपर में। तो या तो आप ऐसे कर करके और फिर तुरंत ये कर लेना है, और नहीं तो आप जैसे ही भाग देगा तो देना है, तो शेष 1 बचेगा। 1 जैसे उतरेगा तो 1p6 हो जाएगा, ये 1p6 हो जाएगा। इसे भाग देना ज़्यादा आसान है। इसमें आप भाग देंगे और चेक करेंगे और आंसर ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी बढ़ते हैं। अब बोर्ड पे जो 11वां प्रश्न है, पेपर में ये 30वें नंबर पे था, बड़ा ही आसान है। तो करते हैं, बढ़ते हैं आगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, शानदार ढंग से अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। है कि ए बी सी एक साथ मिलकर प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 177 रुपये कमाते हैं, तथा बी और सी मिलकर 162 रुपये कमाते हैं। तो सी की दैनिक कमाई क्या है? जैसे तीनों का एक साथ दे दिया कि तीनों मिलकर के 300 कमाते हैं, फिर दिया ए और सी का कि 177 रुपये कमाते हैं और बी और सी 162 रुपये कमाते हैं। तो सी की दैनिक कमाई क्या है? अब देखिए दोनों का जो मिला के दिया है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, बस इसी के लिए वो देता है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी, लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुजवानी जो मैं बोल रहा हूँ अक्सर कि मुजवानी होगा, बिना इसे उठाए पेन उठाए ये सॉल्व होगा एग्जाम में भी। लेकिन फिर भी यहाँ समझने के लिए लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 300 के बराबर है, और बोल रहा है कि a प्लस सी जो है 177 के बराबर है।
b प्लस सी जो है वो 162 के बराबर है। जैसे ही इसे हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो c 2 बार आएगा। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, या 2c इसे लिखें या c प्लस सी लिखें, और इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 7 2 9, 7 6 13 के 3 और 2 1 3, 339 आएगा। ये a प्लस बी प्लस सी, ये जो है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसका मान हमें पता है, ये तीनों मिला करके 300 है। तो इसे जैसे ही 300 लिखेंगे तो इसका क्या आएगा कि ये 39 बच गया। 39 को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि वो दोनों में शामिल है। ए के साथ जब वो आता है तो 177 कम आता है, और बी के साथ मिल करके अपना पैसे को मिल करके बोला है कि हम दोनों जब मिलाएंगे तो कितना होगा, तो 162 होगा। तो जब यहाँ भी हो और यहाँ भी 2 बार जोड़ने की वजह से वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्योंकि दोबारा जा रहा है, तो उसी का वैल्यू होगा जो एक्स्ट्रा होगा। जो एक्स्ट्रा होगा वो सी का मान होगा। अगर बी 2 बार आता तो वो बी का मान होता, ए आता तो ए का मान होता। हम आगे बढ़ते हैं 39 को टिक करते हुए। अब जो बोर्ड पे जो 12वें नंबर का प्रश्न है, पेपर में 33वें नंबर पे आया था। अब देख करके तो इजी ही लग रहा है। और एक चीज आपको ध्यान में ऐसे प्रश्नों को रखना पड़ता है, ये इजी है ही, देख करके नहीं लग रहा, इजी है ही। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ध्यान में क्या रखना पड़ता है। आप ध्यान में नहीं रखोगे ना तो ये बना ही नहीं पाओगे पेपर में। कोई ऐसा नहीं है जो इसका कॉन्सेप्ट अगर पता ना हो तो कैसे बनाएगा। 2 का पावर 89 वो करते करते थक जाएगा। अब आप 2 के पावर 2, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 करोगे तो 64 आएगा। 2 के पावर 7 करोगे तो 124 आएगा, मतलब 128 आएगा। 89 के आसपास आप ढूंढते रह जाओगे, वो नहीं आएगा, और ना 89 के मल्टीपल के आसपास आएगा। तो ऐसे प्रश्न करना एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो मुश्किल हो जाता है। ये क्या है कि अब मंगल ग्रह तक वाले जान गए हैं कि क्या है कि जब a के पावर p हो, a के पावर p हो और इसे p से विभाजित करें तो शेष क्या बचता है। शेषफल जो आता है हमेशा वो a आता है। कब? ऐसे 2 3 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उस तरह के प्रश्न जब आते रहेंगे तो मैं सिखाता रहूँगा। कब? जब p अभाज्य संख्या हो। यहाँ क्या है कि p अभाज्य संख्या है, p अभाज्य संख्या है, p अभाज्य संख्या है, और a भी जो हो, a से p विभाजित न हो। इसे को प्राइम बोलते हैं ऐसी संख्याओं को कि दोनों का मतलब HCF जो हो, मतलब HCF जो हो वो एक हो, वो एक से ही दोनों विभाजित हो। ऐसा ना हो ना कि दोनों के बीच विभाजित होने वाला वो। मैं एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या है कि a और p जो है ना, a और p जो है ये को प्राइम होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं a और p। इस केस में जैसे 2 और जैसे ये क्या है कि 2 के पावर 89 89 है और इसे 89 से विभाजित करना है। तो 89 एक अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है कि 2 से क्या 89 कटेगा। इन दोनों के बीच कुछ कॉमन है नहीं है, किसी संख्या से ये नहीं कटेंगे। इनके बीच का HCF जो है वो एक ही होता है। तो इसी स्थिति में शेषफल क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 होगा आंसर। इससे और हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर ना पता हो तो असंभव सा होता है बनाना। जैसे आपको मैं मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए, एग्जाम में वो चेक नहीं करना है। जैसे इसे छोटा रूप में हम चलते हैं कि हमें पता है कि 7 एक मतलब अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं को आप ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याएं का ध्यान इसलिए रखना है कि जब से TCS एग्जाम कंडक्ट करना, SSC वगैरह सबका शुरू किया है, तो SSC का मतलब पसंदीदा फेवरेट नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब से वो अभाज्य संख्या मतलब आप हमेशा उठा करके देख लो, SSC GD से लेकर CGL तक में अभाज्य संख्याओं का से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपको भी तैयार रहना होगा, क्योंकि एक तरह का पैटर्न देश में चलते रहता है, कहीं ना कहीं तो सवाल कॉपी होते रहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का योग, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 तक 100 तक, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब पढ़ेगा तभी आप समय बचा पाएंगे, वहां पे आप चेक करते रह जाएंगे, समय गुजरता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर 2 के पावर 7 को हम 7 से विभाज्य कर सकते हैं, छोटी संख्याएं हैं ये सब, तो
हम यहाँ पे देखते हैं कि शेष क्या बचता है, शेष 2 आता है या नहीं आता है। तो 2 के पावर 5 32 होते हैं, 2 के पावर 6 जो होता है 64 होता है, 2 के पावर 7 जो होता है 128 के बराबर होता है। आपको याद रखना चाहिए 2 के पावर 7 तक तो कम से कम 8 भी याद हो 256, तब वहाँ तक तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। 7 से हम विभाजित करते हैं, 7 एकम 7 लगाएंगे, शेष ही लिखना है हमें, शेष ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। रिमाइंडर्स की ही बात कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा, तो 7 एकम 7, 5 उतरा 58, 7 अठी 56, 2 बचा शेष। तो हर स्थिति में जब आएगा, जब ये दोनों को प्राइम हो, ये को प्राइम हो, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये बदलने वाला नहीं है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में इसका यूज करना है, प्रयोग करना है और समय बचाना है, मार्क्स उठाना है। बढ़ते हैं आगे। बोर्ड पे जो 13वां प्रश्न है, पेपर में 45वें नंबर पे आया था, करते हैं और आप ही देखेंगे, फैसला करेंगे इसे करने में कितना समय लगना चाहिए। 52 विद्यार्थियों की कक्षा में अखिल, अखिल नाम है, ना कि एम्स वाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वो नहीं है। अखिल शीर्ष से 16वें स्थान पर है, नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। ऐसे प्रश्न में अक्सर होता है, बाएं से, दाएं से, शीर्ष से, फिर नीचे से, इस तरह का रहेगा। तो बच्चे उसमें ऐसे याद करते हुए मैंने देखा है कि इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, ये नहीं करना है। अरे उसमें मतलब आप गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ऐसे देख लो, समय इसमें नहीं लगेगा, लिखना है, एक्यूरेसी इसमें आपकी ज़्यादा रहेगी, आप 100% एक्यूरेसी रहेगा कि ऊपर से बोल रहा है कि अखिल जो है शीर्ष से 16वें स्थान पे है। ये 16वें स्थान पे है। ये कौन है? ये अखिल है। अखिल जो है 16वें स्थान पे है ऊपर से, यानी कि गिनती करना शुरू करेंगे 1 2 3, तो यहाँ 15 होगा और 16वां तब आएगा। ये अखिल जो ऐसे ही हुआ कि 15 ऊपर है और ये 16वां स्थान पे अखिल है। तो जब ये 16 हो गया तो अब नीचे कितने बचेंगे? नीचे कितने बचेंगे? तो नीचे जो है टोटल 52 है, तो टोटल 52 जो है तो नीचे 36 होंगे। 15 ऊपर है, ये 16वें स्थान पे अखिल दे दिया है। तो अखिल जब ये है तो इधर क्या होगा? इधर 36 स्टूडेंट्स होंगे, 36 स्टूडेंट होंगे, इधर स्टूडेंट्स होंगे और इधर 15 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हैं। जब गिनती हम शुरू करेंगे ऊपर से कि 1 2 3 4, यही तो कह रहा है सवाल में कि अखिल जो है 16वें स्थान पे है, यानी इससे ऊपर 15 हैं, तब ये 16वां स्थान पे आएगा। और टोटल 52 है, यानी 16 ये हो गया, 36 और होगा तो 36 6 42 और 10 52, यानी 52 टोटल स्टूडेंट है। तो अखिल के नीचे 36 होंगे, तो 36 होंगे तो जब हम इधर से शुरू करेंगे कि 1 2 3 36 तो नीचे है, तो अखिल कितने स्थान पे होगा? तो अखिल 37वें स्थान पे होगा। अखिल जो है 37वें स्थान पे होगा। 36 इसके नीचे है तो ये 37वें स्थान पे होगा। बस आपको ऐसे ही मतलब एक जोड़ना घटाना, उसमें गलती करने के मैंने देखा है कई बार कि लोग गलती करते हैं, बच्चे उसमें गलती करते हैं। ये तो क्लियर पता है कि अच्छा 16वें स्थान पे है तो ऊपर से 15 बचेगा, तब नहीं ये 16वें पे होगा। और नीचे से शेष जो है 36 बचेंगे। तो जब हम गिनती शुरू करेंगे तो उस 36 को गिनेंगे, अखिल जो होगा उसके ऊपर होगा, यानी 37वें स्थान पे होगा। बस यही करना है। पिछले 2 वीडियो में से भी एक सब प्रश्न जो था इस तरह का था और मैंने वहां भी बताया था इसी तरह का प्रश्न। आप उसे देख लें और सॉल्व करना सीखें और ये कॉन्सेप्ट लगाएं, एक्यूरेसी बढ़ेगी। बढ़ते हैं हम भी। अब जो बोर्ड पे जो 14वां प्रश्न है, पेपर में 49वें नंबर पे था, अर्धशतक से 1 पीछे, और ये परसेंटेज का है और इसमें डेसिमल्स वगैरह हैं थोड़े से, तो घबराना नहीं है, इजी है। ये भी सॉल्व करते हैं। बोला कि x का 6% x में जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, अब भी ठीक है। तो अंतिम परिणाम में x का गुणांक क्या है? बस या तो आप यहाँ पे ये भी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी ज़्यादा क्या होता है कि मतलब यही होता है। मैं बार बार पिछले वीडियोज में भी मैं ऐसा बात बोला हूँ कि आप जब 2-3 कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद कि कौन से कब अप्लाई करने हैं। वो दिमाग की बत्ती जल जाती है देखते के साथ ही कि अच्छा यहाँ ये करना है। तो जैसे बोला कि x में x का 6% जोड़ा, यानी कि जैसे ही x का 6% जोड़ेंगे तो ये 106 हो जाएगा। तो 106 हो जाएगा
और बटा 100। ये हो गया x में आपने x का 6% जोड़ दिया। अक्सर ऐसी चर्चाएं मैं किया हूं पिछले प्रश्नों में कि 106 कर देते हैं जब भी जोड़ने का हो, लाभ की चर्चा करें, हानि छूट या घटाने की जब चर्चा करें तो घटा करके हम लोग लिखते हैं। अब ये जो परिणाम आ गया तो फिर परिणाम का 9% जो है इसमें जोड़ा जाता है, परिणाम में जोड़ा जाता है। तो 9% जोड़ने के लिए हम इसको 109/100 लिखेंगे। तो जो अब अंतिम परिणाम है बोल रहा है कि इसमें x का गुणांक क्या होगा, मतलब बस आपको ये गुना करके चेक कर लेना है कि x के साथ गुना में क्या होगा। तो नीचे वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है। आप 106 और 109 को गुना करें, 106 और 109 को गुना करें, 9 छक 54 हो गया, और ये 6 से गुना करेंगे 9 छक 54 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 0 0 0 हो गया, और ये 9 0 1 हो गया। इससे आप जोड़ेंगे 4 5 9 6 15, और ये 0 1 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, और इसमें ये जो आया रिजल्टेंट, ऐसे ही सब है आपको देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट आंसर जो है किस पे निर्भर करेगा, आंसर इस पे निर्भर करेगा, ये 200 पे। तो ये 4 हैं, 4 शून्य है, तो जब इससे भाग देंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, 1.155 यानी कि इससे टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। वट्या नीचे जो है x - 2y का मान ज्ञात कीजिए यदि x बटा 2y बराबर 2 हो। x बटा 2y बराबर 2 यानी x बराबर क्या हो गया, 4y हो गया। तो x के जगह हम 4y पुट कर देंगे और जो है इसका मान निकल जाएगा। अब इसका क्या मान है, अब जैसे ऐसे देखिए, इतने बराबर क्या लिखेंगे, तो ये 3x है यानी 3 गुने से 4y हम लिख सकते हैं। 3 गुने 4y प्लस ये 8y हो गया, एक तरह का हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा और आंसर निकल जाएगा। तो x जो हो गया ये 4y के बराबर हो जाएगा, और ये 2y के बराबर, 2y तो है ही। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 तिया 12 8 20y, और ये 2y यानी कि इसे डिवाइड करेंगे, 10 सॉल्व करेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप दोनों जो वेरिएबल्स है उसको एक में कर दीजिए और वो डिवाइड हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लोग भी बढ़ते हैं। बोर्ड पे 16वां नंबर का जो प्रश्न है, पेपर में ये 59वें नंबर पे था, और इसका जो तस्वीर बाहर जो आया हुआ था, जो आउट होने का जो ये था तस्वीर जो आया हुआ था, उसमें थोड़ा सा ये कटा हुआ था, तो मैंने समझ करके इस प्रश्न को पूरा कर लिया है। आप भी बताना ये सही है या नहीं। सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि एक छात्र ने जितने सवाल सही किए हैं उससे दुगने गलत किए हैं। अगर उसने कुल 45 प्रश्न किए सवाल किए हो तो बताओ कितने गलत सवाल किए। कितने सवाल किए, 45 यानी 30 इसका आंसर होगा, 30 ही होगा। आप भी आज के बाद से ऐसे ही देखोगे और 30 का टिक आउट करके आगे बढ़ोगे रंगते हुए। इसे बोला आपको समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, लिखना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा। सही और गलत बोला कि जितना उसने सही किया, यदि एक सही किया तो 2 गलत किया, दुगने हैं। एक सही किया तो 2 गलत किया। सही और गलत का अनुपात क्या है, 1:2 है। और जब बोला कि टोटल कुल प्रश्न उसने 45 किए हैं, तो सही प्रश्न 1 किया अनुपात के अनुसार से सही 1 किया और गलत 2 किया। यही वो भी बोल रहा है कि इसका मतलब यही होता है। तो अनुपात में अगर कुल करेंगे कि 2 + 1 + 2 यानी 3 प्रश्न किए। 1 सही किया तो 2 गलत किया, अनुपात के अनुसार से उसने 3 प्रश्न किए। और लेकिन एक्चुअल में वो कितने प्रश्न कर रहा है, वो 45 प्रश्न कर रहा है। एक्चुअल मान जो है 3 का जो रेशियो का मान 3 है वो एक्चुअल 45 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है, ये तो एक यहाँ से 15 निकलेगा, एक यहाँ से 15 निकलेगा। तो बताओ कितने गलत किए, तो 2 उसने गलत किए, 2 गलत किए यानी 30 गलत किए, 30 गलत किए। इसमें कुछ है ही नहीं। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब 45 किया, 1 और 2, आपने अगर ज़्यादा एग्जाम दिया होगा तो आप ऐसे प्रश्न को आप सोच सकते हैं 30 उसने गलत किया होगा, 15 सही किया होगा, 15 30 45 हो गया। दिमाग में आ जाएगा इमेज इस तरह का, बत्ती जलेगी। बढ़ते हैं। ये जो बोर्ड पे जो 17वां प्रश्न है, पेपर में 67वें नंबर पे आया था, और मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे सबको पता है कि क्वेश्चंस के फोटो बाहर आ गया था, कोई मोबाइल लेकर के चला गया था और उसने क्लिक करके बाहर कर दिया, जिसकी वजह से पहला शिफ्ट तो कैंसिल हुआ ही, और बाकी शिफ्ट कैंसिल करने को बच्चे आज भी आंदोलन कर रहे हैं।
और जो तस्वीरें जो बाहर आई थी उसमें से 2-3 पेज मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी है अवेलेबल उसमें से मैंने टोटल 34 प्रश्न 34 प्रश्न छांटे हैं और उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा बेहतर ढंग से, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट ऐसे सिखा रहा हूं कि आप एकदम चुटकियों में प्रश्नों को करना सीखेंगे पेपर में और अधिकांश या पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे और अपना जॉब सिक्योर करेंगे, छीनेंगे लोगों से। तो इसमें कॉन्सेप्ट बताने की वजह से कई बार 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट बताया हूँ क्या प्रश्न में, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाना ही है। तो यहाँ समय लगा देना है सीखने में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आप यहाँ समय लगाओ तो एग्जाम में वो समय अर्न करो जल्दी जल्दी बना करके, और वो दूसरे प्रश्नों पे लगाओ जहाँ समय या आपका कन्फ्यूजन, समय लगाने की ज़रूरत है, आप कन्फ्यूज्ड हो रहे हो वहाँ सोचने में समय लगाओ, समय बचा करके। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना है, सीखते रहना है। अगर जैसे जल्दी जल्दी अगर बनाने की बात होता तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को पढ़ना और टिक आउट करना, पढ़ना और टिक आउट करना, ये करके मैं मतलब सेकंडों 1-1 मिनट में ऐसे वीडियो बना देता। लेकिन ये मुझे नहीं करना है, ये आपको सिखाना है और सिखाने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान से सीखें। और जो इसमें इसलिए जो लंबा जो जा रहा है ये टाइम वीडियो, तो मैं सोचा इसे 17, जैसे पिछले शिफ्ट का मैंने 2 पार्ट में रिलीज किया वीडियो, तो इसका भी 34 प्रश्नों का 17-17 करके 2 पार्ट में कर दूंगा, जिससे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और देखने में आपको दिक्कत ना हो। आप सही से देखें, सही से सीखें। पहले ये प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 2640 रुपये है। कमाने वाले सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई और इसलिए औसत आय 2220 रुपये तक कम हो गई, तो आय कितनी कम हो गई? बोल रहा है कि पहले जो था 4 सदस्य थे। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, एज वाले में भी, औसत वाले में, या दोनों को जब मिला करके प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वहाँ अक्सर ऐसे मिलते हैं आपको प्रश्न। एक बच्चा जन्म ले लेगा, बूढ़े टपक जाएंगे, या क्लास में शिक्षक का आगमन होगा नए, या नए बच्चों का एडमिशन होगा, या सीनियर स्टूडेंट्स क्लास छोड़ करके जाएंगे, स्कूल छोड़ करके जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ करते हैं कि बोल रहा है कि 4 कमाने वाले का औसत जो है 2640 है, और उसमें जब हम 4 से गुना करेंगे तो कुल संख्या से, तो ये कुल क्या आएगा? कुल आय आ जाएगा परिवार का। ऐसा ही होता है, औसत में जब संख्या से गुना करते हैं तो ये कुल आय आ जाएगा परिवार का। कुल आय कितना होगा? 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, 1 25 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 10,560। 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 10,560 कुल आय होगा। एक की मृत्यु की यहाँ चर्चा कर रहा है, तो एक की मृत्यु हुई यानी परिवार के सदस्यों की संख्या भी एक कम गई और आय भी कमेगा क्योंकि कमाने वाला गया है। तो ये हो गया कि 2220 है नया आय और औसत, नया औसत, और परिवार की संख्या, सदस्यों की संख्या 3 हो गई। जैसे ही गुना करेंगे तो ये 6,666 आएगा और 0। अब पहले जो आया था 10,560 था, अब जो है 6,660 है। 6,660 है, तो ये 10,660 होता तो 4,000 बढ़ जाता इसमें, यानी 100 कम है, यानी 3900 इसका आंसर होगा। फिर भी आप निकाल लेते हैं, यहाँ 0, 15 में से 6 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, 3900। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि आगे के 17 प्रश्न जो होंगे, टोटल 34 प्रश्न अवेलेबल हो पाए हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आप कनेक्टेड रहें, इसे देखें, और इसके मतलब 24 घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि उसे भी अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए। सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।